कवित्री महादेवी वर्मा जी ने कहा है, चिर सजग आँखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ शिवचंद्र दीक्षित। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसी संबंध में बनाया था, नजरी नक्शा के संबंध में। उसमें से हमारे कुछ प्रगणक साथियों ने कमेंट किए थे, कुछ बिंदु उसमें छूट गए थे। आज मैं उन सब को समाहित करते हुए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। और पिछला वीडियो आप सबने देखा, सराहना की, इसके लिए हमारे सभी प्रगणक साथियों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए, उसमें से कुछ बिंदु रह गए थे, आज हम उन पर विधिवत चर्चा कर लेते हैं। नजरी नक्शा के लिए ये चल भी दिया गया है। अब थोड़ा यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, पहले जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें जो ब्लॉक आवंटित किए गए थे वो केवल आबादी क्षेत्र दिया गया था, जबकि अब की बार में ऐसा नहीं है। अब की बार में जो ब्लॉक आवंटित किए गए हैं उनमें खेत भी शामिल हैं। कहने का तात्पर्य कहीं पर भी 1 इंच भूमि छोड़ी नहीं गई है, उसमें खेत भी शामिल हैं। जैसे कि सामने आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये ब्लॉक हमको आवंटित किया गया है। ब्लॉक की इस तरीके से ये बॉर्डर लाइन बनेगी, इस तरीके से, ऐसे एक लाइन है, फिर बिंदु है, फिर लाइन है, एक फिर बिंदु है, फिर लाइन, इस तरीके से ये सीमा निर्धारण करके आपको दिया जाएगा। यहाँ पर हमको ये ब्लॉक मिला है, इसमें आबादी क्षेत्र केवल इतना है, यहाँ से और यहाँ तक। ये हमने कुछ मकान बनाए हैं, बाकी अभी इसमें और भी भवन हैं, और भी मकान हैं, यहाँ पर और भी हैं, लेकिन समझाने के उद्देश्य से हमने यहाँ पर थोड़ा बनाया है ना। तो उसके बाद में ये जो बड़े बड़े ये आकृतियाँ आयताकार, ये सब प्लाट हैं, खेत, यहाँ पर ये खेत हैं, ये सब और भी खेत हो सकते हैं। कृषि योग्य भूमि है यहाँ पर, यहाँ ये तालाब है, यहाँ गांव के दूर में एक मंदिर भी है यहाँ पर। तो ये सब खेत वाला हिस्सा है, कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। लेकिन ब्लॉक हमको जो आवंटित किया गया उसमें ये शामिल है। तो हमको पूरा ब्लॉक मान के चलना है, पूरे ब्लॉक का नक्शा बनाना होगा, वहाँ आबादी हो अथवा न हो आबादी। तो इसमें हमने देखा, यहाँ से चालू किया, ये प्रारंभ बिंदु है, ये मकान है, इस भवन को हमने 1 नंबर दिया, फिर 2 नंबर दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर और पश्चिम कॉर्नर से हमको चालू करना है, तो यहाँ से चालू किया। ये यहाँ पर ऐसे हम एरो बना देंगे नक्शे में, नॉर्थ या उत्तर लिख देंगे। यहाँ से चालू किया 1, और ये 2, और ये तीसरा भवन है 3 नंबर। अब इस भवन में 2 जनगणना मकान हैं, तो यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में एक कोष्ठक बनाएंगे, उसमें हम 2 संख्या लिख देंगे। अगर इसमें 2 जनगणना मकान हैं तो हम उसमें 2 लिखेंगे। जिसमें एक ही जनगणना मकान है, एक भवन है, एक ही जनगणना मकान है, उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, उसमें 1 नहीं लिखना है। 1 से ज़्यादा होंगे तभी हमको लिखना है। अब अगला जो 6 है, ये कच्चा मकान है 4 नंबर का, इसको हमने 4 नंबर दिया है, चौथे क्रमांक पर है। तो इसमें भी 2 हैं जनगणना मकान। अब थोड़ा इसको हम डिटेल में वहाँ चलते हैं। मान लीजिए ये जो है, यही हम यहाँ पर आ गए, ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर ये भवन बना है, ये भवन बना है, और इसको नंबर दिया गया 3। मान लीजिए 3 नंबर का भवन है, ये 3 नंबर का है भवन, ये भवन है 3 नंबर का। अब इसमें 2 दरवाजे लगे, प्रवेश द्वार हैं अलग अलग। 2 भाई इसमें रहते हैं, उन दोनों के परिवार रहते हैं इसमें, उनका अलग खाना बनता है और दूसरे भाई का अलग खाना बनता है। रसोई घर अलग अलग हैं, दरवाजे भी 2 हैं। हालांकि रसोई घर जनगणना मकान के लिए मायने नहीं रखता है, रसोई घर से परिवार क्लियर होता है। लेकिन जब जनगणना मकान 2 हैं तो रसोई घर 2 होना लाजमी है। तो यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार, इसलिए ये 2 जनगणना मकान होंगे 2 और भवन होगा 1। ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब इसमें बीच में पर्दा पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, अगर बीच में पर्दा पड़ा है तब भी 2 जनगणना मकान होंगे, और पर्दा नहीं पड़ा है तब भी 2 जनगणना मकान होंगे। 2 प्रवेश द्वार हैं अलग अलग, समझ गए। इसी तरीके से अगर दूसरा मंजिल है, ऊपर कोई भाई दूसरे मंजिल पर रहता है और एक उसका दूसरा भाई नीचे वाले पोर्शन में रहता है, और साइड में सीढ़ी है,
साइड में जीना है, जीना से एक जीना से ऊपर वाला यहाँ से आकर के उसका प्रवेश द्वार है, और जो नीचे है वो अपने यहाँ से जाता है, प्रवेश द्वार है। तो जो जीना से यानी सीढ़ी से जो नीचे आना जाना जिसका है वो भी अलग जनगणना मकान होगा, ये क्लियर रखना है। और ये अलग जनगणना मकान होगा, भवन एक होगा। इस तरीके से जनगणना मकान क्लियर करना है। अब देखिए यहाँ हम नक्शे पर आ रहे हैं, तो इसका बड़ा रूप करके हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है आपने समझा होगा। और ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कि कहीं पर कोई महत्वपूर्ण बिंदु अगर छूट गया तो फिर पूरा समझ में नहीं आता और फिर आप कमेंट करते कि ये सर आपने गलत कहा। ऐसा नहीं है, आप लोग बुद्धिमान हैं, सभी प्रगणक हैं, हम भी प्रगणक हैं। हम ये केवल हमारे जो प्रगणक भाई हैं, जो साथी हैं, उनके लिए कार्य सरल हो जाए, इस उद्देश्य से ये हम कर रहे हैं। हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर ऐसे एरो बना देंगे, ऐसे एरो, क्योंकि ज़्यादा दूरी। अब यहाँ पर खाली मैदान हो सकता है, यहाँ पर मकान भी हो सकते हैं। अगर मकान है तो आप मकान बनाएंगे, मकान पास पास में हो सकते हैं, जैसे यहाँ हैं, मकान दूर दूर भी हो सकते हैं, जैसे हों ये आप अपने ब्लॉक में घूम घूम करके बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि मकान कैसी स्थिति में अवस्थित हैं, उस तरीके से आपको उसमें चिन्हांकित करना है। फिर हम यहाँ आ गए, इसको हम 5 नंबर देंगे, ये गैर आवासीय है पक्का, ये 6 नंबर, ये गैर आवासीय है कच्चा। ऐसे ही नंबर देते हुए इधर को आएंगे, यहाँ है ना 6 और 7 होगा ये, और ये 8 होगा, ये यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 होगा, 11, इस तरीके से मतलब हम इधर आएंगे। फिर यहाँ पर एक हैंडपंप है और ये से लिखा है, ये विद्यालय है, यहाँ पर ये विद्यालय है, इसको भी भवन नंबर देंगे। मान लीजिए ये पढ़ रहा है 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और ये 12 नंबर पर है, तो हम 12 नंबर इसको देंगे, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक पेड़ है सामने खड़ा, बरगद का पेड़ है, चबूतरा बंधा हुआ है। ऐसे आपको ब्लॉक में कोई पेड़ मिल जाए, चबूतरा बंधा हुआ है, मंदिर मिल जाए, जिससे हमारी पहचान हो सके उसमें कौन से मकान का कहाँ है, तो उसको भी यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। इससे नक्शा देखने में सरलता होगी अगले व्यक्ति को। फिर वहाँ से हम घूमेंगे ऐसे। कुछ भाई हमारे साथियों ने कहा था कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं बार बार। देखिए, रोड क्रॉस करने से परहेज नहीं करना है, अनावश्यक रूप से नहीं क्रॉस करना है। जहाँ पर हमें आवश्यकता है वहाँ पर रोड क्रॉस करके ही आप नंबरिंग देंगे। आपको जो मॉड्यूल मिला है, बुकलेट मिली है, उसमें 38 नंबर पृष्ठ पर एक नक्शा दिया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं, रोड क्रॉस की गई है। और वही नक्शा हमको प्रशिक्षण में बाकायदा डिजिटल बोर्ड पर उसी से समझाया गया हम सभी को। तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, यहाँ आ गए और यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे, इधर को एरो बना देंगे, आप एरो बना सकते हैं। अब यहाँ आए, आगे खेत हैं, इन खेत में आप लिख सकते हैं कि किस व्यक्ति का खेत है, माने प्रत्येक खेत में नहीं, कहीं कहीं पर आप किसी खेत में लिख दें कि ये है राम कुमार का खेत है, ये है शिव कुमार का खेत है, ये मोनू का खेत है, हाँ, ये अरविंद मिश्र का खेत है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आएंगे, आप इधर यहाँ तक आ गए, अब आगे खेत हैं तो आपको यहाँ से ऐसे बैक घूमना होगा इस तरीके से। और ये मकान बने हैं 2 यहाँ पर रोड के किनारे, ये आबादी से बहुत दूर मकान बने हैं यहाँ पर, लेकिन हमें शामिल करना है, इसीलिए ये ब्लॉक ऐसा आपकी दिया गया है, ताकि जो दूर दराज लोगों ने खेत में रोड के किनारे अपने मकान बना लिए, वे भी इससे वंचित न रह जाएं, कहीं भूलवश छूट न जाएं। तो अब हमको इनको भी नंबर देना होगा, जो नंबर होगा इनका वो नंबर हम देंगे, इनकी गणना करेंगे। फिर यहाँ से अब खेत हैं तो फिर हम यहाँ ये मंदिर, ये कच्ची रास्ता गई है, ये कच्ची रास्ता गई है, डाट 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 इस तरीके से। पक्की रोड होगी उसको सीधी लाइन बनाएंगे ऐसे। फिर ये कच्ची रास्ता है, कहीं पर पगडंडी अगर गई है तो हम पगडंडी ऐसे डाट लाइन से बनाएंगे। यह सब आपके बुकलेट में दिया हुआ है। तो ये फिर मंदिर है, इसको भी हमें नंबर देना होगा। जो जिस नंबर का, मान लीजिए 20 नंबर का है तो हम 20 नंबर देते हैं, है ना, जिस क्रमांक पर पड़ेगा वो इसको हम देंगे। इस तरीके से आप नक्शा बना लेंगे। और यहाँ पर लास्ट में हमारा जो HLB मिला है, इस बॉर्डर लाइन के बाहर कोई दूसरा HLB होगा, ज़रूर होगा,
है ना, 100%। तो वहाँ पर अन्य HLV, यहाँ पर HLV की संख्या आप डाल देंगे। मान लीजिए 0150 है तो 0150 लिख देंगे। यहाँ पर HLV जो भी नंबर होगा वो नंबर डाल देंगे, यहाँ भी HLV जो है वो नंबर डाल देंगे। इस तरीके से हम, और ये जो रोड गई है ये कहाँ को रोड गई है उस गांव का नाम भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। ये तो नक्शे की बात हो गई। अब थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पर। एक साथी ने कमेंट किया था कि ये जो दंपति वाली समस्या है ये कैसे क्लियर की जाए, तो इसे भी हमें समझना है। देखिए, दंपति का निर्धारण इस तरीके से इस जनगणना में, भारत की जनगणना 2027 में किया गया है, जैसा हम सभी को प्रशिक्षण में भी बताया गया है। फिर भी मैं बात दोहराना चाहूँगा, यदि 2 पत्नी हैं या 3 पत्नी हैं, 4 पत्नी हैं, जितनी भी पत्नियां हों, यानी कि एक से ज़्यादा पत्नी हैं, पति एक है, तो फिर उतने ही दंपति माने जाएंगे जितनी पत्नी हैं। ये आपको बिल्कुल श्योर रहना है। 2 पत्नी है तो 2 दंपति, यानी कि जोड़ा 2 माने जाएंगे। दंपति का तात्पर्य है 2। अगर 4 पत्नी है तो 4 दंपति, है ना। अब यहाँ पर आइए, ठीक इसके विपरीत, अगर 2 पति हैं और पत्नी एक है, हालांकि अपने यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा केस, फिर भी समझना है हमें। अगर 2 पति हैं और पत्नी एक है तो एक दंपति माना जाएगा। दंपति का निर्धारण पत्नी से होगा, पति से नहीं होगा। पत्नी चूंकि एक है इसलिए एक दंपति होगा। यहाँ पत्नी 2 हैं तो 2 दंपति होंगे, समझ गए। और फिर विधवा और विधुर, जिनकी शादी हो गई है, पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है, उनको दंपति नहीं माना जाएगा। वर्तमान में जो जीवित जोड़ा होगा उसे ही दंपति माना जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने विधिवत समझा होगा, और साथ में मुझे ये भी विश्वास है आपने ये वीडियो अंत तक पूरा देखा, बड़े धैर्य के साथ में। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।